పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కి ప్రజలు బుద్ధి చెబుతారన్నారు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్. అధికారంలోకి రావడానికి కాంగ్రెస్ అమలు కాని హామీలు ఇచ్చిందని విమర్శించారు. జాతీయ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేసీఆర్ పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమికి 200కు మించి సీట్లు రావన్నారు. కుట్రపూరితంగానే ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ఎమ్మెల్సీ కవితకు లేని కేసులో ఇరికించారని ఆరోపించారు. ఈ కేసులో కవిత కడిగిన ముత్యంలా బయటపడుతుందన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వచ్చిందని, ఈ ఎన్నికల్లో తాము 12 సీట్లు గెలవబోతున్నామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు కేసీఆర్. पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि ठीक 5 महीने पहले कांग्रेस एक मैनिफेस्टो के सहारे तेलंगाना में आती है और जनता वोट करती है, सरकार बनती है कांग्रेस की। लेकिन कितने वायदे कांग्रेस अब तक पूरा कर चुकी है और जो गति है काम करने की, इससे आपको लगता है कि जो वायदे कांग्रेस ने की वो 5 साल में पूरा कर पाएगी? कांग्रेस पार्टी अंधाधुन तरीके से जो मन में आया, जो जुबान पे आया, लोगों को आश्वासन देते गया, बिना किसी सोच समझ के, सिर्फ वोटों के चक्कर में। 6 गारंटीज बोल के सोनिया गांधी, सुबह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, यहाँ के मुकामी लोग पूरे मिलकर एक जलसा कर उसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से बोले ये 6 गारंटी अमल करने के लिए हम सत्ता में आने के फौरी बाद इसको एक एक्ट का शक्ल देंगे, बिल पास करेंगे और 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ उन्होंने 420, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो नंबर ऐसा हुआ, 420 और आश्वासन दिए हैं लोगों को, 420। उसमें से एक भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं करे, एक भी। एक चीज़ सिर्फ ये किया है कि फ्री बस औरतों के लिए, और वो हंसी मजाक हो गया। लोग खुद, औरतें खुद उसको तू बोल रहे, औरतें खुद नहीं समझ रहे उसको, एक गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक भी नहीं किया, जो कर सकते थे नहीं किया। सबसे अजीब बात इसमें से यह है कि हम राइतु बंधु देते थे किसान के लिए, किसान बंधु प्रोग्राम था। 1 एकड़ को हम 10,000 रुपये हर साल देते थे निवेश के लिए। उन्होंने कहा कि हम 15,000 देंगे। और अजीब बात यह है कि हमारा 5,000 भी वो नहीं दिया अभी, पहला जो देना है पहले फसल के लिए। साल में 2 फसल होते हैं ना हमारे पास, तो एक फसल को 5, एक फसल को 5 हम देते थे। उन्होंने कहा 5 ने हम 7.5 देंगे, लेकिन वो 5,000 भी नहीं दे पाए एक, और सारे किसानों को जैसा हम देते थे नहीं दे पाए। उससे आज किसान बहुत नाराज़ है। और जो स्थिति दिख रही है उनमें कोई तालमेल नहीं है, कैबिनेट का एकजुट नहीं है, जो मनमानी कर रहे हैं, कौन क्या करता नहीं समझ में आता, और 100% फ्लैप हो गया, और ये नहीं कर पाएंगे, मुझे पूरा अंदाजा है। लेकिन सर 10 साल जो आपकी सरकार रही, उसमें आपकी सरकार की पहचान कमोबेश ये रही कि एग्रीकल्चरिस्ट वेलफेयर के लिए आपकी पॉलिसी जो है वो रही। लेकिन राहुल गांधी आजकल लोकसभा चुनाव में किसानों को MSP देने की बात हो, किसानों के कर्जे माफी की बात हो, बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार इस प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो क्या राहुल गांधी जो कहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटी है, वो पूरा कर पाएगी अगर सत्ता में आने का मौका मिलता है? तो कहाँ सत्ता आने का मौका मिलेगा उनको? कौन कह रहा है कि उनको सत्ता आएगा? मुश्किल से अगर हो सकता है तो कोalition सरकार आ सकता है, लेकिन तो कांग्रेस खुद में शायद सत्ता में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता इस देश में, जो स्थिति बन रही है। और दूसरी बात है, कांग्रेस हमारे से पहले 50-55 साल इस देश में, इस राज्य में राज किया, तब भी उनका क्या रवैया था पूरे लोग जानते। अब क्या है, उनके अंधाधुन बयान और अंधाधुन आश्वासन, इलेक्शन प्रॉमिसेस जो होते, उसमें थोड़ी सी पब्लिक पॉलिटिक्स आ गई, थोड़ी सी। उसका फासला था 1.8%, सिर्फ 1.8% का वोट उनको ज़्यादा मिला, इसलिए उनको सत्ता हासिल हुआ। तो लेकिन ये इन आश्वासनों पे अब मजाक उड़ गया लोगों में। किसान आज रो रहे, एक वादा इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक बात है। तो दूसरी बात यह है, उसके साथ ही साथ करंट नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है जिस प्रकार से किसानों को मिलना चाहिए था। कम से कम 10 लाख एकड़ का खेत सूख गया, 10 लाख एकड़ का। किसान बहुत नाराज है, मायूस है, और इस चुनाव में मैं समझता हूँ उनको सबक सिखाएंगे।
सर, इस चुनाव में आपकी लड़ाई कांग्रेस के साथ है या भाजपा के साथ है? दोनों के साथ है, इसलिए कि दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है, दोनों भी तेलंगाना के दुश्मन है। ये बात कई विषयों में साबित हुआ, तो इसीलिए हमारी लड़ाई दोनों के साथ है। पिछले 10 साल में जो आपकी सरकार रही उसमें तेलंगाना राज्य की पहचान इन्वेस्टर्स के लिए एक बेटर चॉइस के तौर पे रहा। कंपनी परिंदा है जो निवेशक हैं वो तेलंगाना आने को उत्सुक दिखे और काफी इन्वेस्टमेंट हुआ। आजकल हर राज्य में सरकारें जो है ये चिंता करती है कि निवेशक राज्य में आए। क्या कांग्रेस पार्टी निवेशकों को तेलंगाना के प्रति रुझाने में कामयाब रहेगी? उनका कभी वो प्रयास नहीं रहा, उनका कभी कोई प्रयास नहीं रहा निवेश लाने का। अगर वो करते तो देश का शक्ल ही बदल जाता था। अब देखिए कांग्रेस का बदमाशी क्या कर रहे, हमारे यात्रा में उनका क्या काम है, देखिए बताइए, देश को बताइए। कांग्रेस वर्कर्स वेलकमिंग यू। नहीं, जो भी है हम खुश है, हम बहुत खुश है। देखिए वो आए कांग्रेस में, लेकिन लोगों में तो उत्साह है, आपको देखकर लोग बिल्कुल, काफी बिल्कुल। खुश नजर आ रहा है। तो आपको देख के काफी खुश नजर आ रहा है। आ रहे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये उनका हालत है। दूसरा सर सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में जो जनता है देश की और तेलंगाना की, वो किस मुद्दे पर वोट करेगी? क्या इशू जनता के जहन में आपको लगता है कि है? देश के किसान बहुत परेशान हैं और किसानों के साथ दोनों पार्टियां भी अन्याय किया है आज तक, और खासतौर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जनता जाएगा। मैं समझता हूं उनको अपने तौर पर भरपूर मेजॉरिटी आ ही नहीं सकती। और जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी विधानसभा, तो भ्रष्टाचार की बात काफी की। क्या तेलंगाना की जो कांग्रेस की सरकार है वो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और भ्रष्टाचार किए बिना सरकार 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी? ऐसा है, पूरे देश जानता है कांग्रेस का भ्रष्टाचार कितना रहता है, कितने स्कैम्स हुए, सारा दुनिया जानता है। 2G स्पेक्ट्रम ये वो, इसीलिए उसका नाम स्कैमग्रेस किया गया है। वो पूरा जनता जानता है, देश जानता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के बारे में बात करना तो हंसी मजाक है। दूसरा सर, टीआरएस पार्टी थी, फिर आपने बीआरएस किया। इससे ये जाहिर हुआ कि तेलंगाना के अलावा इंडिया में, भारत में आप अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट बढ़ाना चाह रहे थे, काम करना चाह रहे थे। केंद्र में अगर किसी भी पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी नहीं मिलता है तो केसीआर साहब किस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? एनडीए गठबंधन के साथ या इंडिया अलायंस के साथ? इसमें आपने 2 सवाल पूछा है। देखिए एक बात तो पक्का है, मैंने बीआरएस किया इसलिए नेशनल लेवल पे जाना चाह रहा था, और महाराष्ट्र से मेरा काम चालू हुआ, और कुछ प्रयास मेरा उड़ीसा में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, तो इस प्रकार का काम चालू करना चाह रहा था मैं। अब अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट द इलेक्शन हियर, वरना हम क्या महाराष्ट्र में क्या कर सकते थे, बहुत बड़ी काम दिखता था मेरा। आज भी मैं चाहता हूँ जो फोर्सेस है, जो पार्टीज है, उनको सिर्फ अपने राज्यों को सीमित रहना नहीं चाहिए। अगर प्रयास कर सकते हैं देश के बारे में कुछ भी करना चाहिए, आगे भी भगवान की कृपा से हम करना चाहते हैं, वो आगे चल के दिखाएगा। दूसरा सवाल आपका ये था, अगर स्पष्ट बहुमत किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को नहीं आता तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? ये तो इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी का अभी हम कुछ नहीं कह सकते, उस समय की बात होगी। एक बात तो तय है, मुझे जहाँ तक समाचार मिल रहा है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कुछ अन्य बड़े बड़े जैसा कि वेस्ट बंगाल में कई जगह, और आम आदमी पार्टी को पंजाब में, दिल्ली में, कई जगह रीजनल पार्टीज की ताकत बढ़ रही है। दोनों पार्टी से जो बढ़ रहे हैं, रीजनल पार्टीज भी होंगे जो डिसाइड करने वाले, तय करने वाले रीजनल पार्टीज ही होंगे, ना बीजेपी होगा ना कांग्रेस होगा। तो सर, बिफोर इलेक्शन जो थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद हुई थी, आफ्टर इलेक्शन क्या ये संभव है कि नेशनल पार्टियों को छोड़कर जो क्षेत्रीय छत्रक है, रीजनल पार्टीज है, वो अपना एक अलग फिर से कोalition बनाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए? वो भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद सरकार बनाने के प्रयास में मैं समझता हूँ रीजनल पार्टीज का ही बहुत बड़ा योगदान होगा। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 400 पार, इधर अदर साइड जो है 2 फेज में वोटिंग परसेंट काफी कम रहा है। क्या प्रोडिक्शन आपका है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री के मन में जो है कहते हैं 400 पार, ये पार वो पार करके वो देश को गुमराह कर रहे हैं अभी 10 साल से। देश जान गया नरेंद्र मोदी क्या है क्या नहीं है।
तो इसलिए डेफिनेटली उनको सीट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, कितनी सीटें आने की संभावना आपको एनडीए अलायंस को और इंडिया अलायंस को दिख रहा है? इंडिया अलायंस कोई चीज़ है ही नहीं बहुत बड़ा। एक्चुअली इंडिया अलायंस जो है वो भी बहुत बड़ा अलायंस नहीं है, चाहे बहुत पार्टी चले गए उससे, लेकिन जो कुछ भी है 200 के आसपास उनको सीट मिल सकते हैं। इंडिया अलायंस को या एनडीए को? एनडीए। एनडीए ओनली 200। यस यस। एंड सर, सेंट्रल एजेंसीज जो है काफी फेस किया आपने, सेंट्रल एजेंसीज को लेकर आपकी क्या राय है? चुनाव भी चल रहा है और सेंट्रल एजेंसी का विपक्ष जो है वो एक स्वर में आलोचना करती रही है कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से एजेंसीज? ईडी, सीबीआई, आईटी। ईडी, सीबीआई, आईटी तो मोदी के पॉकेट के हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के जो शाखाएं रहते हैं ना दूसरे, जैसा कि महिला विभाग, ऐसे विभाग, ये भी बीजेपी पार्टी के सेल्स बन गए। उसको उसके नाम बदल के बीजेपी सेल्स बोल के रख लेना चाहिए। सारा देश जान गया इसका कितना दुरुपयोग हुआ, कितना वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, कितना नाजायज एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, कितना जबरदस्ती आज इन लोगों की तरफ से देश से निवेश निकलते जा रहा है। उद्योगपति भी परेशान है, पूंजीपति भी परेशान है, और सारे लोग देश से निकल रहे हैं, देश से भाग रहे हैं। एक जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, इट वॉज ब्रेन ड्रेन, नाउ इट इज कैपिटल ड्रेन फ्रॉम इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज एजेंसीज। सर, के कविता तेलंगाना की बेटी है और जेल में है, क्या इससे आपको लगता है कि बीआरएस पार्टी को जनता की सहानुभूति हासिल होगी या फिर कुछ और इसका? मैं एक सिंपल बात आपको कहूंगा, उन्होंने हर आदमी को, हर चीज को, हर सीएम को तंग किया पूरे देश में। नरेंद्र मोदी ने, साफ है, कितने सरकारें वो गिराए, कितने एमएलएस को वो खरीदे, कितना गंदा काम उन्होंने किया, देश जानता है। इसी में एक अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव, उनके हाथ नहीं लग रहे थे, बिल्कुल नहीं लग रहे थे। हम अपने तौर पर चला रहे थे और हम पावरफुल थे, तो इसलिए पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक उन्होंने साजिश रचा। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के थ्रू उन्होंने एक नाटक रचा के दिल्ली गवर्नमेंट के एक्साइज पॉलिसी को एक स्कैम में उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और एक फार्स केस को बना दिया। उसमें कोई केस है ही नहीं, आज तक 1 रुपया कहीं बरामद ही नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ, देयर इज नथिंग। इसी को लेके उन्होंने क्या किया, उधर अरविंद केजरीवाल को और हमारे बेटी को कविता को अननेसेसरली उसमें जुड़ को, वो बिल्कुल निर्दोष है, वो कुछ जानता भी नहीं है, उससे कोई संबंध भी है, ताल्लुक भी, कुछ भी नहीं। नंबर 1 तो मैं ये कहना चाहूँगा, डटकर कहना चाहूँगा, Delhi liquor scam is not a scam at all. It's a scam created by Mr. Narendra Modi. It's a political scam of Narendra Modi. I openly say it to the whole country. It's not a scam at all. वो एक है। दूसरा, जिन लोगों को जोड़ रहे हैं, जिन लोगों को जिस तरीके से छोड़ रहे, उसमें से एक को अप्रूवर बना दिया, वो अप्रूवर जाके बाहर जाके उसको बेल मिल गया, बाद में उन्होंने 50 करोड़ मोदी के पार्टी को चंदा दे दिया बॉन्ड्स में। ये सब क्या नाटक है, सब दुनिया जानता है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, हमारे देश के न्याय विभाग पर, जस्टिस डिपार्टमेंट पर हमको पूरा विश्वास है। न्याय विभाग इतना गौर करे, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी कोर्ट हो, मेरा उन लोगों से इतना ही अनुरोध है कि लोगों को एक चीफ मिनिस्टर को बेल नहीं देना कहाँ तक सही है, ये सारा देश सोच रहा है। मेरा बेटी भी एक एमएलसी है, आज वो स्टार कैंपेनर है हमारे पार्टी का। क्या एमएलसी भाग जाएगा? उनको क्यों बेल नहीं मिल रहा है? महीनों पर, हफ्तों पर कैसा रख सकते हैं? अगर वो कल निर्दोष साबित हो गए तो ये पूरा सजा कौन उसको वापस करेगा? कौन इसका डैमेज को कंट्रोल करेगा? तो इसलिए आप समझ सकते हैं, बस हम न्याय विभाग से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं कि वो गौर करे और चीफ मिनिस्टरों को, जैसा कि हेमंत कुमार हो झारखंड के, हेमंत सोरेन हो, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल हो, जैसे हमारे बेटी कविता एमएलसी हो, कब तक इनको जेल में रखेंगे? ये क्या तरीका है? कोई मजाक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है इस देश में। इसको सोचना चाहिए न्याय विभाग को। पहले जब दरखास्त मिला न्याय विभाग के सामने, इन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप स्कैम मानते हैं?